प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं। हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। इस पर हमने पीछे 2 वीडियो बना लिया। अब आगे आपके बताने जा रहा हूँ। तो हमने बात की बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि वहाँ जातीय संरचना कैसी थी और वहाँ सत्ता में साझेदारी कैसे मिली या नहीं मिली और उसका नतीजा क्या हुआ, इसके बारे में हमने पीछे बात कर ली थी। अब हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वे है टॉपिक जो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस पर बात करनी है। तो इस पर बात करने से पहले हम ये आपको बता दें कि इस पर हम जो बात करेंगे वह भारत के संदर्भ में करेंगे। भारत के संदर्भ में सत्ता की साझेदारी जो है उसके युक्तिपरक कारक और नैतिक कारक की बात करके देखेंगे। तो एक है युक्तिपरक कारक, दूसरा है नैतिक कारक। ये शब्द जो है कठिन लग रहा है, तो इसका व्याख्या करना जरूरी है कि युक्तिपरक कारक क्या है। इसको हम देख लेते हैं। लाभ और हानि का हिसाब लगाकर कोई कारक अगर परिणामों पर बल देता है, ठीक है, तो वह युक्तिपरक कारक है। यानी ये कारक जो है तर्क के आधार पर बना हुआ है। सीधे तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह कारक जो है, यह कारक जब देखा जाता है कि इस कारक के प्रभाव से स्थिति कैसी बनती है, फायदे या नुकसान क्या होते हैं, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, तो इस कारक यानी तर्क लॉजिक के आधार पर जो है इस बात का फैसला लिया जाना चाहिए। और नैतिक कारक क्या है, यानी एक जो आदर्श बातें हैं, जो नैतिक बातें हैं, उसका समावेश होना चाहिए। तो भारत के संदर्भ में इससे बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भारत एक बड़ा विशाल राष्ट्र है और यहाँ पर जो जातीय विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, यहाँ पर विविधताओं की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी हम एक भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और हम एक संविधान और एक भारत के प्रति समर्पित हैं और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर जगह हम लोग प्रयासरत हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि भारत में जो संरचनाएं हैं, अब भारत की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा जो है राष्ट्रभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा के अलावा जो अन्य भाषा हैं उनको यहाँ पर कोई संरक्षण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, यानी संविधान ने हमारे भारत के 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। भाषाई आधार पर हमने देख लिया, हमने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या महिला और पुरुष लिंग के आधार पर जो हमारे यहाँ जो सत्ता में साझेदारी देखने को मिलती है वह और जगह शायद न मिले। भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। यहाँ पर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और नीचे जो है शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका परिषद का भी गठन किया जाता है। तो यहाँ की सत्ता की साझेदारी जो है, तो हम देखेंगे युक्तिपरक कारक भारत के संदर्भ में। हमने बताया कि भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, लिंग के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती है। तो यह जरूरी है कि इन सभी वर्ग को
इन सभी वर्ग को सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए। यदि इन वर्गों में किसी भी वर्ग के साथ उपेक्षा हो जाए, यानी उन्हें अधिकार न मिले, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार अपना लिया जाए, तो उनमें असंतोष की भावनाएं पनपने लगेंगी। ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारे देश में हर वर्ग का एक समूह है, हर वर्ग में एक एक समूह है, और ये समूह अपनी सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। ठीक है ना। यदि यहाँ अगर धर्म के आधार पर बात करें तो यहाँ पर बहुसंख्यक जो धर्म है वह हिंदू धर्म है, और अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यकों में जो सबसे बड़ा धर्म है वह मुस्लिम वर्ग है। उसके अलावा सिख है, बौद्धिस्ट लोग हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये सारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोग हैं। यदि बहुसंख्यक लोग अपनी विचारों को अल्पसंख्यकों पर थोपने का प्रयास करने लगे तो ये लॉजिक सही नहीं है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। यानी बहुसंख्यक के लोगों को अपनी विचारों को थोपने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सही हो रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है, तो उनमें एक अलग किस्म की रोष उत्पन्न होता है, जिससे समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसलिए सामाजिक के समूह जो है इनको सभी को सत्ता में भागीदारी दे करके हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का जब प्रयास करेंगे तो यही क्या है, युक्तिपरक कारक है, जिसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी सभी समूह, सभी वर्ग या समूह, सभी सामाजिक समूह के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और देश को टूटने से बचा लिया जाए, यही युक्तिपरक कारक है। यदि बहुसंख्यक अपने विचारों को अल्पसंख्यकों पर थोपते हैं तो यह किसी भी राष्ट्र की अखंडता के लिए यह एक बड़ी चुनौती का विषय है। यानी राष्ट्र की अखंडता जो है वह अब टिक नहीं सकती यदि ऐसा होता है। यानी युक्तिपरक कारक आपने देख लिया। ठीक है ना, कि हर सामाजिक समूह को उसकी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो उसका परिणाम विपरीत पड़ेगा, और परिणाम यह होगा कि उस देश की अखंडता और एकता को बड़ी चुनौती मिलेगी और वह टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। ये युक्तिपरक कारक है। नैतिक कारक की बात कर ले। नैतिक कारक क्या है बच्चों? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों कि जिसका आदर्श सबकी सत्ता में साझेदारी होती है। यह एक प्रमुख विशेषता है, यह एक आदर्श रूप है। ठीक है ना। यदि जनता की उचित भागीदारी ही न हो, जनता की उचित हिस्सेदारी ही न हो, तो वह लोकतंत्र व्यवस्था जो है सफल नहीं माना जा सकता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल स्तंभ है उसमें हर समूह, हर जाति, हर वर्ग, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो लोकतंत्र एक आदर्श रूप है और लोकतंत्र की जो मूल स्तंभ है सत्ता की साझेदारी है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में खुद ब खुद जो है सभी सामाजिक और वर्गीय समूह को हिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है। तो ये एक नैतिक कारक है। इसके लिए किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपने का नहीं, बल्कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है उसको अपना लेना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है क्या, इच्छाओं का शासन। यदि सबकी इच्छाएं मौजूद न हो तो वह लोकतंत्र कैसा। तो इच्छाएं मौजूद होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होता है। और इच्छाएं मजबूत है, ये सबकी इच्छाएं मौजूद है, हर सामाजिक समूह संतुष्ट हैं, तो लोकतंत्र पूरी तरह से सफल है, बहाल है। ये नैतिक कारक है। तो हमने युक्तिपरक और नैतिक कारक की बातें कर ली बच्चों। ठीक है, आपने देख लिया युक्तिपरक और नैतिक कारक, युक्तिपरक कारक और नैतिक
कारक क्या है भारतीय संदर्भ में शासन की सहभागिता के लिए। ठीक है, तो ये आज यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं वीडियो, फिर आगे